हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका अग्रिम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एमपीपीएससी और एमपी के एग्ज़ाम्स से जुड़े हुए टॉपिक्स पर बातचीत करते हैं। और आज के इस टॉपिक में दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे वित्त आयोग पर, फाइनेंस कमीशन पर। वित्त आयोग कैसा आयोग है, किस तरह का कमीशन है और ये क्या कार्य करता है, कैसी इसकी संरचना है और कब कब वित्त आयोग गठित किया गया है, अभी तक कितने कुल वित्त आयोग गठित किए गए हैं और उनके कौन अध्यक्ष रहे हैं, इन सभी बातों को हम लोग आज के इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन की, जिसमें हम लोग वित्त आयोग को देखने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो वित्त आयोग दोस्तों, वित्त आयोग का ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो संघ एवं राज्यों के मध्य करों के विभाजन के लिए संविधान में वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन का प्रावधान किया गया है। तो संविधान में ही क्या किया गया है दोस्तों? संविधान में ही फाइनेंस कमीशन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो संविधान में ही कर दिया गया है। किस लिए किया गया है? तो संघ एवं राज्यों के मध्य करों के विभाजन के लिए। संघ और राज्यों के बीच क्या हो, करों के विभाजन को लेकर के किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति निर्मित न हो, इसके लिए संविधान में ही वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन का प्रावधान किया गया है। इसलिए संघ एवं राज्यों के वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग का अत्यधिक महत्व है। तो इसीलिए क्या है, जो संघ और राज्यों के क्या हैं, वित्तीय संबंध हैं। संघ और राज्यों के जो क्या हैं, वित्तीय संबंध है, फाइनेंशियल रिलेशन है, वो क्या है, वित्त फाइनेंशियल रिलेशन में वित्त आयोग का क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा महत्व है। तो संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार संसदीय अधिनियम 1951 के माध्यम से वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में दिया गया है, लेकिन वित्त आयोग के गठन के बारे में कुछ भी उसमें जो है तो बताया नहीं गया है। तो इसलिए वित्त आयोग का गठन एक संसदीय अधिनियम जो कि 1951 में अधिनियमित हुआ था के द्वारा वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो दोनों बातें ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 280 के अनुसार एक संसदीय अधिनियम बनाया गया, और कब बनाया गया? तो 1951 में बनाया गया, और उसके माध्यम से वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वित्त आयोग कैसी संस्था है दोस्तों? तो वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों? क्योंकि इसका जो है तो वर्णन संविधान के अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 280 में किया गया है। इस कारण से ये क्या है, एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों के लिए किया जाता है। और जो वित्त आयोग है, इसका गठन राष्ट्रपति करता है, और हर 5 वर्षों के लिए इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो वित्त आयोग में होता कौन कौन है? तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और उसके अतिरिक्त 4 सदस्य होंगे। तो वित्त आयोग में कौन कौन होगा? तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होगा और उसके अतिरिक्त 4 सदस्य होंगे। तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और उसके अतिरिक्त क्या होंगे? 4 सदस्य होंगे, जो कि इस प्रकार से होंगे। अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक कार्यों के विषय में पर्याप्त अनुभव हो। तो अध्यक्ष क्या होगा? अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जिसको सार्वजनिक कार्यों के विषय में क्या हो, पर्याप्त अनुभव हो, सार्वजनिक कार्य वो करने के लिए अनुभवी व्यक्ति हो। और अन्य 4 सदस्यों की योग्यताएं इस प्रकार से होनी चाहिए। पहला जो सदस्य है उसकी योग्यता होनी चाहिए कि किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति हो। तो या तो क्या हो, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या न्यायाधीश पद के लिए योग्य व्यक्ति हो। और यहाँ पे जब क्या हो जाता है दोस्तों, किसी भी संस्था में जब न्यायिक सदस्यों को जोड़ दिया जाता है तो उस संस्था को क्या कहा जाने लगता है? अर्ध न्यायिक संस्था कहा जाने लगता है। या वो संस्था क्या करती है, यदि न्यायालय के लोगों से मिलकर के बनती है तो उसको अर्ध न्यायिक संस्था या क्वासी जुडिशियल बॉडी
कहा जाता है। तो जो सदस्य 4 सदस्य हैं उनमें से एक सदस्य की योग्यता क्या होगी, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए उसको, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए योग्य व्यक्ति हो, ऐसी उसके अंदर योग्यता हो कि वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सके। दूसरा सदस्य ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो। तो दूसरा सदस्य क्या होगा, ऐसा व्यक्ति होगा जिसको भारत के लेखा और वित्त मामलों का क्या हो, वित्तीय मामलों का विशेष ज्ञान हो। तीसरा ऐसा व्यक्ति होगा जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो। तो तीसरा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसको प्रशासन और वित्तीय मामलों का, तीसरा जो सदस्य होगा 4 सदस्यों में से एक सदस्य क्या होगा, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या न्यायाधीश पद के लिए योग्य व्यक्ति होगा। और जो दूसरा सदस्य होगा वो क्या होगा, भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष जानकार होना चाहिए। और जो तीसरा व्यक्ति है वो उसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक बृहद अनुभव होना चाहिए। और चौथा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हो जो अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ हो, अर्थशास्त्र का क्या हो, ज्ञाता हो। तो इस तरह से 1+1+4 का क्या है, यहाँ पे सिस्टम है, 1+4 का सिस्टम है, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। तो अध्यक्ष क्या हो, सार्वजनिक जो है तो मामलों का जानकार होना चाहिए। सदस्यों में एक सदस्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या उस पद के लिए योग्य व्यक्ति होना चाहिए। और जो दूसरा सदस्य है वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो। तीसरा सदस्य ऐसा व्यक्ति जिसको प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो। और चौथा ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ हो, जिसको क्या हो, अर्थशास्त्र के बारे में विशेष ज्ञान हो। आगे देख लेते हैं दोस्तों, नोट यहाँ पे है तो नोट को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है। तो संविधान ने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे आर्टिकल आप लोग याद रखेंगे 280 में ही क्या है, संसद को 280(3) में दिया गया है कि संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया गया है। तो संसद क्या कर सकती है, जो सदस्य हैं इनकी योग्यता और इनकी क्या होगी, चयन इनका किस तरह से होगा, इसकी विधि का निर्धारण करने का अधिकार संसद को है। वित्त आयोग की यदि संरचना की बात करें, वित्त आयोग की संरचना की यदि बात करें तो वित्त आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। तो वित्त आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। तो वित्त आयोग की संरचना में कितने अध्यक्ष, तो एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग की संरचना कुछ इस तरह से है, अध्यक्ष सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति, अध्यक्ष क्या होगा, सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा। और सदस्य क्या होंगे, तो एक सदस्य क्या होगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या योग्यता रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा सदस्य सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला, तो सरकार के वित्त और लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और तीसरा सदस्य क्या है, वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। जो तीसरा सदस्य है वो क्या है, वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और जो चौथा सदस्य है वो आर्थिक जो है तो मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए, अर्थशास्त्र का क्या होना चाहिए, उसको विशेष ज्ञान होना चाहिए। आगे देख लेते हैं वित्त आयोग के कार्य को। तो वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों पर सिफारिश करता है। तो वित्त आयोग के यदि कार्यों की बात करें तो वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों पर सिफारिश करने का काम करता है। पहला क्या है, संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों, संघ और राज्यों के बीच जो कर होते हैं, करों का जो विभाजन होता है उसके शुद्ध आगमों, नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस का वितरण। तो शुद्ध आगमों या नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन। तो क्या करेगा, संघ और राज्यों के बीच जो कर है उसके शुद्ध आगमों, नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस का वितरण और राज्यों के बीच जो ऐसे क्या है आगम है उनका आवंटन करना। और दूसरा कार्य, भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड में से, भारत की जो क्या है संचित निधि है कंसोलिडेटेड फंड में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान, राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान, ग्रांट इन एड को विनियमित करने वाले सिद्धांतों के बारे में सिफारिश देगा। तो वित्त आयोग क्या करेगा, पहला संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों और राज्यों के शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन की सिफारिश करेगा। और दूसरा, भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान, ग्रांट इन एड को क्या करेगा, सहायता जिसको अनुदान कहते हैं,
ग्रांट इन एड को क्या करेगा, विनियमित करने वाले सिद्धांत क्या करेगा, सिद्धांतों पर सिफारिश करेगा। तीसरा, राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की अनुभूति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय सुझाएगा। तो 3 काम करेगा। एक तो संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन करेगा। और दूसरा कार्य करेगा, भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को क्या करेगा, विनियमित करने वाले सिद्धांतों के बारे में सिफारिश करेगा। राज्य वित्त आयोग द्वारा यदि कोई सिफारिश की गई है तो उन सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की अनुभूति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय सुझाने का भी कार्य कौन करेगा, वित्त आयोग करेगा। तो उपर्युक्त कार्य को 1992 में 73वें और 74वें कार्य, तो ये जो तीसरा कार्य है इसको क्या किया गया है, 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि जो तीसरा कार्य है, जो राज्य वित्त आयोग द्वारा सिफारिशें की जाती हैं, उसके आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की अनुभूति के लिए राज्य की जो संचित निधि है उसके संवर्धन के लिए जो आवश्यक उपाय हैं, इनको भी क्या करता है, उपाय करने की सिफारिश जो है तो वित्त आयोग करता है। जो अगला कार्य है वो कार्य क्या है, राष्ट्रपति द्वारा आयोग को क्या है, राष्ट्रपति द्वारा आयोग को जो क्या है, वित्त के हित में, किसी वित्त के हित में निर्दिष्ट किए गए कोई अन्य विषय, तो राष्ट्रपति यदि क्या करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई वित्त जो है तो वित्त के हित में निर्दिष्ट किया गया कोई अन्य विषय है जो कि वो वित्त आयोग को दे देता है, तो उस पर भी क्या करेगा, अपने सुझाव देने का कार्य करेगा। तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप देता है। और वित्त आयोग की रिपोर्ट किसको मिलती है, तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप देता है, जो इसे संसद के दोनों सदनों में रखवाता है। तो क्या करता है, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है, इस तरह का यदि प्रश्न बने कि वित्त आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट या अपनी रिपोर्ट किसको देता है, तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप देता है। और राष्ट्रपति क्या करते हैं, इसे संसद के दोनों सदनों में रखते हैं। तो राष्ट्रपति इसको संसद के दोनों सदनों में रखते हैं। रिपोर्ट के साथ उसका आकलन संबंधी ज्ञापन एवं इस संबंध में उठाए जा सकने वाले कदमों के बारे में विवरण भी रखा जाता है। और संसद के सामने जो रिपोर्ट होती है उसके साथ उसका आकलन संबंधी ज्ञापन भी होता है और उसी के साथ साथ उस संबंध में उठाए जा सकने वाले कदमों के बारे में विवरण भी रखा जाता है। तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति इसको संसद के समक्ष रखवाते हैं। और रिपोर्ट के साथ साथ क्या होता है, उसका आकलन संबंधी ज्ञापन होता है और उस संबंध में उठाए जा सकने वाले कदमों के बारे में विवरण भी क्या होता है, संसद के सामने रखवाया जाता है। भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन सन 1951 में किया गया था। तो प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, तो याद रखेंगे 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे। तो पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1951 में किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। और अब तक कुल 15 वित्त आयोग गठित किए गए हैं। तो अब तक कुल कितने आयोग, तो 15 वित्त आयोग गठित किए गए हैं। 14वां वित्त आयोग थोड़ा सा देख लेते हैं। 14वें वित्त आयोग का गठन 2 जनवरी 2013 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भूतपूर्व गवर्नर डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में गठित किया गया था। तो जो क्या था, 14वां वित्त आयोग था वो 2 जनवरी 2013 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भूतपूर्व गवर्नर वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में, वाई.वी. रेड्डी, यहाँ पे रेड्डी छूट गया है दोस्तों, तो वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में गठित किया गया। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य कौन थे, तो डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी अध्यक्ष थे, डॉक्टर एम गोविंद राव सदस्य थे, सुषमा नाथ सदस्य थे, प्रोफेसर अभिजीत सेन सदस्य और डॉक्टर सुदीप्तो मंडलोई ये क्या थे, सदस्य थे। तो इस तरह से याद रखेंगे 14वें वित्त आयोग में जो अध्यक्ष थे वो वाई.वी. रेड्डी थे और जो सदस्य थे उनमें एम गोविंद राव, सुषमा नाथ, प्रोफेसर अभिजीत सेन और डॉक्टर सुदीप्तो मंडली। इस तरह से दोस्तों आयोग का कार्यकाल, जो 14वां वित्त आयोग था इसका कार्यकाल कितना था, तो 14वां वित्त आयोग का कार्यकाल 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक रहा। तो 1 अप्रैल 2015 से लगा करके 31 मार्च 2020 तक 14वें वित्त आयोग का क्या था, कार्यकाल था। और आयोग ने अपनी सिफारिशों की संस्तुति के लिए 2014-15 को आधार वर्ष के रूप में स्वीकार किया था।
तो ये जो आयोग था इसने अपनी सिफारिशों की संस्तुति के लिए क्या किया था, 2014-15 को क्या किया था, आधार वर्ष के रूप में स्वीकार किया था। 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा बढ़ा करके 42% करने की अनुशंसा की थी, जो इससे पहले मात्र 32% था। तो जो 14वां वित्त आयोग था इसने क्या किया था, केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा बढ़ा दिया था और उसको बढ़ा करके 42% करने की अनुशंसा कर दिया था, जो कि इसके पहले जो क्या था 13वां वित्त आयोग था उसने 32% ही किया था। वित्त आयोग केंद्रीय करों में से राज्यों का हिस्सा निश्चित करता है, और वित्त आयोग क्या करता है, केंद्रीय करों में से राज्यों का कितना हिस्सा होगा इसको क्या करता है, निश्चित करता है। और इसके अतिरिक्त केंद्रीय करों से प्राप्त राशि का विभाजन विभिन्न राज्यों में किस प्रकार से किया जाएगा इसका भी निर्धारण करता है। तो जो क्या है, अतिरिक्त केंद्रीय कर से जो राशि प्राप्त होती है उसका विभाजन अलग अलग राज्यों में किस प्रकार से किया जाए इसका निर्धारण भी क्या करता है, वित्त आयोग करता है। तो वित्त आयोग केंद्रीय करों में से राज्यों का हिस्सा निश्चित करता है और इसके अतिरिक्त केंद्रीय करों से प्राप्त राशि का विभाजन अलग अलग राज्यों में किस प्रकार से किया जाएगा इसका भी निर्धारण करता है। तो एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल क्या करता है, विभाजन, और हॉरिजॉन्टल दो तरह के विभाजन ये करता है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल में क्या है, वित्त आयोग केंद्रीय करों में से राज्यों का हिस्सा जो क्या है सेंट्रल टैक्सेस है उनमें से क्या है स्टेट्स का क्या करता है, हिस्से को क्या करता है, डिफाइन करता है। इसके अतिरिक्त जो केंद्रीय कर हैं उनसे प्राप्त राशि का विभाजन अलग अलग राज्यों में किस प्रकार से किया जाए इसका भी निर्धारण करने का कार्य वित्त आयोग का है। आगे देख लेते हैं कर विभाजन हेतु वित्त आयोग द्वारा कौन कौन से मानक तय किए गए हैं। तो कर विभाजन हेतु वित्त आयोग द्वारा तय मानक क्या है, मानक जो पहला मानक है वो 1971 की जनसंख्या है, और 1971 की जनसंख्या का भारांश जो है तो इसमें दिया गया है 17.5%, और जनसंख्या 2011 की जनसंख्या को जो भारांश है वो क्या है 10% है। और आय अंतराल, यहाँ पे दोस्तों आय अंतराल है, आय अंतराल क्या है 50% का है। जो है तो 14वें वित्त आयोग में आय अंतराल के लिए तय मानक क्या है, तो ये 50% है। राज्य का क्षेत्रफल 15% है। वन आच्छादन 7.5% रखा गया है। तो वन आच्छादन क्या है, वित्त आयोग द्वारा तय मानक में वन आच्छादन जो मानक है तो वो क्या है 7.5% रखा गया है। तो वित्त आयोग द्वारा निर्धारित उपयुक्त मानकों से यह प्रतीत होता है कि उन राज्यों को करों का अधिक हिस्सा प्रदान किया जाता है जिनकी जनसंख्या अधिक है तथा जिनकी आय राष्ट्रीय आय से क्या है, कम है। आगे देख लेते हैं, पहली बार वित्त आयोग के द्वारा वन आच्छादन के आधार को अपनाया गया। इससे उन राज्यों को लाभ होगा जिन राज्यों में वन क्षेत्र अधिक है। तो पहली बार 14वें वित्त आयोग में क्या किया गया था, वन आच्छादन के आधार को अपनाया गया था। और ये वन आच्छादन के आधार को अपनाने के कारण क्या होगा कि उन राज्यों को लाभ होगा जिन राज्यों में वन क्षेत्र अधिक है। जनसंख्या के आधार पर करों के वितरण का धनी राज्यों के द्वारा विरोध किया जाता है। तो जनसंख्या के आधार पर जो क्या है करों का वितरण होता है इसका जो है तो जो क्या है रिच स्टेट है वो क्या करते हैं, विरोध करते हैं। इसलिए जनसंख्या में वर्ष 1971 की जनसंख्या को आधार को जो है तो माना ज़्यादा क्या किया जाता है, अधिकार दिया जाता है, क्योंकि 1971 के बाद निर्धन राज्यों ने जनसंख्या में क्या हुई थी, तेजी से वृद्धि हुई थी। तो 1971 के बाद जो निर्धन राज्य थे उनकी जनसंख्या में क्या हुई थी, तेज वृद्धि हुई थी। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया। अब देख लेते हैं वित्त आयोग की शक्तियाँ। तो वित्त आयोग की शक्तियाँ क्या हैं, तो वित्त आयोग सिविल न्यायालय की शक्तियाँ धारण करता है। तो वित्त आयोग क्या है, सिविल न्यायालय की शक्तियाँ धारण करता है, और यह किसी भी विभाग से कोई भी दस्तावेज मंगवा सकता है। तो सिविल न्यायालय का मतलब है कि ये क्या करता है, जो है तो किसी भी विभाग से कोई भी दस्तावेज मंगवा सकता है तथा किसी भी व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकता है। ये क्या कर सकता है, किसी को सजा नहीं सुना सकता। सिविल न्यायालय की शक्तियाँ इसको हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, भूमिका क्या है। तो यह बात उल्लेखनीय है कि वित्त आयोग की अनुशंसा की प्रकृति सलाहकारी होती है। यहाँ पे ये जान लेना जरूरी है कि जो वित्त आयोग है इसकी जो अनुशंसा है उसकी प्रकृति क्या है, तो उसकी प्रकृति सलाहकारी होती है। और इनको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है। इनको मानने के लिए जो क्या है गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, वो बाध्य नहीं होती। यह केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता के संबंध में आयोग की अनुशंसा को लागू करे अथवा न करे।
अर्थात संविधान में यह नहीं बताया गया है कि आयोग की अनुशंसाओं को मानना भारत सरकार के लिए बाध्यकारी होगा। तो जो क्या है, संविधान में ये नहीं बताया गया है कि जो क्या करेगा, वित्त आयोग अनुशंसाएं करेगा, उसको मानने के लिए सरकार बाध्य होगी। आगे देख लेते हैं दोस्तों, वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर राज्यों को प्राप्त धन का लाभकारी मामलों में लगाने का उसे क्या होगा, विधिक अधिकार होगा। तो जो वित्त आयोग है उसके द्वारा यदि कोई अनुशंसा की गई है तो उनके आधार पर राज्यों को जो धन मिलेगा उसको लाभकारी मामलों में लगाने का उसको क्या होगा, विधिक अधिकार होगा। उसको जो राज्य है उसको क्या है, उस धन को लाभकारी मामलों में लगाने का क्या होगा, कानूनी अधिकार होगा। वित्त आयोग के संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, वित्त आयोग का संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो अनुच्छेद 280 में कहा गया है कि राष्ट्रपति संविधान लागू होने के 2 साल के भीतर भीतर एक वित्त आयोग का गठन करेंगे। तो जो है अनुच्छेद क्या है, 280 है, उसमें ये स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि राष्ट्रपति क्या करेंगे, संविधान लागू होने के 2 साल के भीतर भीतर एक वित्त आयोग का गठन करेंगे तथा प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन करेंगे। तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति क्या करेंगे, जब संविधान लागू हुआ था उसके 2 साल के भीतर भीतर करेंगे पहली बार। और दूसरी बात जो है कि हर पाँच साल बाद क्या होगा, वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की अनुशंसा की बात करी गई है कि वित्त आयोग अपनी अनुशंसाएं किसको देगा। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि वित्त आयोग अपनी अनुशंसाओं को राष्ट्रपति को देता है, अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उसको क्या करते हैं, संसद के समक्ष रखवाते हैं। और उसके साथ साथ अन्य जो क्या होती हैं, जरूरी बातें होती हैं, उनका क्या होता है, ज्ञापन पत्र भी रखा जाता है। अनुच्छेद 243 आई एवं 243 वाई में राज्य वित्त आयोगों के बारे में उपबंध है, जो कि 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, वित्त आयोग की प्रकृति कैसी है। तो वित्त आयोग संवैधानिक एवं सलाहकारी प्रकृति का निकाय है। वित्त आयोग क्या है, एक तो संवैधानिक है क्योंकि इसका वर्णन संविधान में है, और दूसरा इसकी जो प्रकृति है वो क्या है, सलाहकारी है। ये क्या है, केवल क्या करता है, सरकार को सलाह देता है और इसकी सलाह को मानना न मानना सरकार की जो है तो इच्छा पर निर्भर करता है। संरचना की यदि बात करें तो एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं। इनकी योग्यता का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। पुनर्नियुक्ति इनकी की जा सकती है। योग्यता का निर्धारण फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 के आधार पर किया गया है। यहाँ पे याद रखेंगे कि फाइनेंस कमीशन का जो एक्ट है 1951 का, उसके द्वारा योग्यता का निर्धारण किया गया है। किसके द्वारा, संसद के द्वारा किया गया है। इनकी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। यदि कोई अध्यक्ष और सदस्य हैं तो उनकी पुनर्नियुक्ति करी जा सकती है। सदस्यों की यदि योग्यता की बात करें तो अध्यक्ष क्या होगा, सार्वजनिक मामलों का जानकार होगा। फिर से रिपीट यहाँ हो रहा है, तो अध्यक्ष क्या है, सार्वजनिक मामलों का जानकार होना चाहिए। 4 सदस्यों में से एक सदस्य उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा जो सदस्य है वो भारतीय लेखा तथा वित्त मामलों का जानकार होना चाहिए। तीसरा जो सदस्य है वो क्या है, भारतीय वित्त तथा प्रशासन मामलों का जानकार होना चाहिए। तो भारत के वित्तीय और प्रशासनिक मामलों का जानकार व्यक्ति एक सदस्य होना चाहिए। और जो चौथा सदस्य है वो क्या होना चाहिए, अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ होना चाहिए। आगे देख लेते हैं कार्य। तो कार्य वही है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों का बंटवारा करना, केंद्र की संचित निधि से राज्यों को अनुदान की सिफारिश करना, अनुच्छेद 275। तो केंद्र की संचित निधि से राज्यों को अनुदान की सिफारिश करना, अनुच्छेद 275। राज्य वित्त आयोग की सिफारिश कर पंचायतों तथा नगर पालिका हेतु वित्तीय प्रावधान करना। तो राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायतों और नगर पालिका हेतु वित्तीय प्रावधान करना। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय सुदृढ़ता हेतु सौंपे गए अन्य कार्य करना। तो जो क्या है, राष्ट्रपति हैं वो वित्तीय सुदृढ़ता के लिए कोई जो अन्य कार्य को सौंपे वित्त आयोग को, तो उसको भी करने का कार्य क्या है, वित्त आयोग का है। 15वां वित्त आयोग देख लेते हैं दोस्तों। ये इसका गठन 22 नवंबर 2017 को हुआ था। 2020-21 में इसकी एक रिपोर्ट आई थी और फिर 21-26 के लिए इसकी रिपोर्ट आई थी 2 फरवरी 2020 को। तो यहाँ पे अध्यक्ष इसके हैं NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। सदस्य अजय नारायण झा हैं और एक सदस्य क्या है, अनूप सिंह हैं। और जो और सदस्य हैं तो उनमें से अशोक लाहरी, रमेश चंद्र, अरविंद मेहता क्या हैं, सचिव हैं। तो अध्यक्ष NK सिंह, सदस्यों में अजय नारायण झा और यहाँ पे दोस्तों अब शक्तिकांत दास जी हो गए हैं अजय नारायण झा की जगह पर। और एक सदस्य अनूप सिंह, सदस्य अशोक लाहिरी और तीसरे सदस्य के रूप में रमेश चंद्र, और जो सदस्य सचिव हैं वो अरविंद मेहता हैं।
2 फरवरी 2020 को वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट अक्टूबर 2020 में आई थी, जो 2021-26 तक के लिए लागू है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश की यदि बात करें तो करों का विभाजन, तो करों का विभाजन केंद्र और राज्यों के मध्य जो कर का विभाजन है, केंद्र और राज्यों के बीच जो कर का विभाजन है दोस्तों, वो क्या है, 2 तरह से होता है। अभी हमने आपको बताया था ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। तो ऊर्ध्वाधर विभाजन में जो है तो रुपए यदि 100 क्या है, केंद्र क्या करता है, तो उसमें से 50 राज्यों को मिलता है, और उसके द्वारा क्या होता है, केंद्र के करों में से 41% हिस्सा क्या है, राज्यों को मिलेगा। 1% की कमी करी गई है इस बार। पहले जो है 14वें में 42% था, 15वें में 41% है। 1% की कमी की गई है, केंद्र के करों में से 41% हिस्सा राज्यों का होगा, और 1% की कमी की गई है। और कमी करने का कारण है कि जो जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख 2 यूटीज बनी हैं, तो उनकी आवश्यकता और उनके कार्यों के लिए जो धन क्या लगेगा, तो वो जब केंद्र के पास रहेगा तो वो उसको 1% खर्चा कर लेगा। आगे दोस्तों क्षैतिज विभाजन की यदि बात करें तो 50% आय असमानता में से 45%, और 7.5% वन क्षेत्रफल में से 10%। ये जो है दोस्तों 14वें का है, इसमें से अब इसको जो है तो बढ़ाया गया है। तो 50% आय असमानता से क्या किया गया है, घटा करके 45% किया गया है। 7.5% वन क्षेत्रफल से इसको बढ़ा करके 10% किया गया है। 15% वन क्षेत्रफल से 15% ही रखा गया है इसको। 17.5% 1971 की आबादी को 15.5% का वेटेज दिया गया है, और 10% 2011 की जो क्या थी, 10% 2011 की जनांकिकी थी, उसमें क्या किया गया है दोस्तों, तो उसमें भी बदलाव किया गया है, 12.5% किया गया है, 12% किया गया है। ठीक है दोस्तों, 12% कर दिया गया है। तो इस तरह से ये हो गया। अब देख लेते हैं अब तक के वित्त आयोग, उनका क्रम, गठन का वर्ष, अध्यक्ष का नाम और कार्यकाल कब से कब तक था। तो जो क्या था, पहला वित्त आयोग था 1951 में गठित हुआ, और इसके जो अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे। 1952-57 इसका क्या था, कार्यकाल था। दूसरा वित्त आयोग, इसका गठन 1956 में किया गया, के संथानम इसके अध्यक्ष थे। 1957-62 इसका क्या था, कार्यकाल था। तीसरा जो वित्त आयोग था वो 1960 में गठित किया गया। ए के चंद्रा क्या थे, इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। 1962-66 इसका क्या था, टाइम पीरियड था, कार्यकाल था। चौथा वित्त आयोग 1964 में गठित किया गया, और इस समय जो अध्यक्ष थे वो क्या थे, डॉक्टर पीवी राजमन्नार थे। कौन थे, पीवी राजमन्नार थे, डॉक्टर पीवी राजमन्नार थे। 1966-69 इनका भी क्या था, कार्यकाल था। पांचवा जो वित्त आयोग था उसका गठन, उसकी स्थापना कब करी गई, उसका गठन किया गया 1968 में। भाई महावीर क्या थे, महावीर त्यागी क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। 1969-74 क्या था इनका, पांचवें वित्त आयोग का क्या था, कार्यकाल था। छठा वित्त आयोग, इसका गठन 1972 में किया गया। ब्रह्मानंद रेड्डी इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। 1974-79 इसका कार्यकाल था। सातवां वित्त आयोग 1977 में गठित हुआ। जे एम सैलेट क्या थे, इसके अध्यक्ष थे, और 1979-84 इसका क्या था, कार्यकाल था। आठवां वित्त आयोग 1982 में गठित हुआ। वाई वी चौहान क्या थे दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे, और 1984 से 89 तक इसका क्या था, कार्यकाल था। नवा वित्त आयोग 1987 में गठित हुआ। NKP साल्वे क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। 10वां वित्त आयोग 1992 में गठित हुआ। KC पंत महोदय इसके अध्यक्ष थे। इसका कार्यकाल 1995 से 2000 तक था। 11वां वित्त आयोग 1998 में गठित हुआ। प्रोफेसर ए एम खुसरो इसके अध्यक्ष थे। 2000 से 2005 तक इसका कार्यकाल था। 12वां वित्त आयोग 2002 में गठित हुआ। डॉक्टर सी रंगराजन क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। 2005-10 इसका क्या था, कार्यकाल था। 13वां वित्त आयोग 2007 में गठित होता है। डॉक्टर विजय एल केलकर क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। 2010 से 15 तक इसका कार्यकाल था। 14वां वित्त आयोग क्या था, 2013 में गठित हुआ। डॉक्टर YV रेड्डी इसके अध्यक्ष थे, और 2015-20 इसका टाइम पीरियड था। और दोस्तों 15वां वित्त आयोग, इसका गठन 22 नवंबर 2017, ये डेट आप लोग याद रखेंगे, 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया। अध्यक्ष के रूप में NK सिंह इसके अध्यक्ष बनाए गए। इसका जो है तो कार्यकाल 2020 से 2025 तक रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं 1 फरवरी 2020 को 15वें वित्त आयोग की फाइनल रिपोर्ट संसद में रखी गई।
तो ये भी ध्यान रखेंगे कि 1 फरवरी 2020 को 15वें वित्त आयोग की फाइनल रिपोर्ट संसद के समक्ष रखी गई और यह सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2021-26 के लिए हैं और ये जो सिफारिशें हैं वो वित्तीय वर्ष 2021-26 के लिए हैं। केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 41% होगा। तो जो केंद्रीय कर हैं उनमें जो राज्यों का हिस्सा है वो कितना होगा दोस्तों? तो वो हिस्सा 41% होगा, अर्थात क्या होगा? 41% है तो 59 क्या होगा? 59% कर क्या होंगे? केंद्र के होंगे और 41 क्या हो जाएगा? 41% क्या हो जाएगा दोस्तों? राज्यों का हिस्सा होगा। तो इस तरह से दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।